जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। DSSB की वैकेंसीज आ गई हैं TGT की, और इसके में इस वैकेंसी के अंदर आपको DSSB TGT SST 2025 वाले फेज़ में जो कि दिल्ली की स्कूल शिक्षक भर्ती है, और जो TGT में सेलेक्ट होता है वो 6 to 10 तक पढ़ाता है दिल्ली स्कूलों के अंदर। टोटल पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस जो है, इसमें मेल में 310 वैकेंसीज है और फीमेल में 92 वैकेंसीज हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब बता दिया था। पेपर पैटर्न की जहाँ तक बात है, तो पेपर पैटर्न में आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेडागोजी है, ठीक है। हालांकि DSSB का जो अब सिलेबस आया है उसमें पेडागोजिकल जो अप्रोच है या पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनका कोई सिलेबस नहीं दिया है, ना ही उनको मेंशन किया गया है। लेकिन जो DSSB में पहले पेपर हुए हैं उनमें पेडागोजी के भी 5, 6, 7, 8, 10 तक क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है। आपने सीटेट में जो SST की पेडागोजी पढ़ी है, लगभग वही सवाल होते हैं, कई बार तो वही सवाल रिपीट हो जाते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन सब से मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। सवालों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर्स को देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो कई बार इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कई बार हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कई बार ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो एक आइडियल सिचुएशन इसमें यह है कि आप चारों सब्जेक्ट पढ़िए और 25 क्वेश्चंस ईच जो है वो आप मान के चलिए कि एक सेक्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल पेपर जो है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। 200 क्वेश्चन का टोटल आपका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट के अंदर आपको 200 सवाल करने हैं। 200 नंबर का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर क्वेश्चन, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। जनरल पेपर के अंदर 5 सेक्शन हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। इन सब से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। एक नया जो मैंने आपको, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनको बता रहा हूं कि पहले इस वाले सेक्शन के अंदर यानी पार्ट 1 के अंदर आपको मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते थे, पर अब वो यहां पर मना कर दिया गया है। 40% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहां पर है। तो यहां ये बात याद रखिएगा कि इसमें 40% क्या है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। 40% आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप 40% स्कोर नहीं करेंगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो, ध्यान देना कि हिस्ट्री के अंदर आपसे रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक और इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक, जिसके अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 2 टॉपिक हैं जो आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। बाकी ना तो DSSB में एंशंट आती है, ना ही DSSB के अंदर एंशंट है, ना ही इसके अंदर मिडीवल है, ना ही इसके अंदर मॉडर्न है। मॉडर्न का सिर्फ एक टॉपिक आपको दिख रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857। चूंकि इन दोनों टॉपिक के बीच में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, तो हमें फॉर अ बेटर परफेक्शन हमको ये टॉपिक भी क्या कर लेना होता है, पढ़ लेना होता है। मेजर पार्ट जो हिस्ट्री में आता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और इसके अंदर जो टॉपिक स्पेशली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में वो है फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन इटली एंड जर्मनी यानी इटली और जर्मनी में फासीवाद और नाजीवाद का उदय यानी राइज ऑफ हिटलर एंड राइज ऑफ मुसोलिनी, 2 वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट और सेकंड। और जब आप फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें इन 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हो रहा है, जैसे उसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन है, लीग ऑफ नेशंस है ना, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, तो इन पर भी सवाल आते हैं। हालांकि ये मेंशन नहीं है इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर छोड़ दिया जाए तो, मैं अभी आपको सिलेबस पूरा दिखाऊंगा। और उसके अलावा आता है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मोटे मोटे तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री पे हमें ये पढ़ना होता है, ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। लेकिन जो हमारा फोकस होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेशल फोकस होता है 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उन पर।
और एनसीईआरटी प्लस हमें एडवांस लेवल पर जो है वो कुछ फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, एडवांस लेवल पर हमको कुछ फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, तो हमको वो भी पढ़ना होता है। पॉलिटी की अगर बात करूं तो पॉलिटी में जो टॉपिक मेंशन है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आपको थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर हमें कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी यानी समकालीन विश्व में लोकतंत्र ये भी पढ़ना है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस और आउटकम है डेमोक्रेसी के, हमें वो भी पढ़ना है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी क्या है, हमको वो भी पढ़ना है। आपने जो सीटेट में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पढ़ा था उससे थोड़ा हटकर, उसको मिलाते हुए और उससे थोड़ा हटकर यहां पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, मेकिंग भी पढ़नी है, उसका प्रपोजल भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स स्पेशली मेंशन है, तो फंडामेंटल राइट्स में रिट्स भी आ जाते हैं, रिट्स पर भी DSSB के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपसे DSSB में फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी पूछे गए हैं और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनसे भी पूछे गए हैं। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म यानी संघवाद, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन यानी भारत में चुनाव की क्या प्रणाली है, और भारत के जो राजनीतिक दल है, मैंने आपको पूरा पॉलिटी की सीरीज कराई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया उससे हो जाएगा। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, नेपाल, बोलीविया एटसेट्रा, लोकतंत्र के लिए जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जो भी संघर्ष हुए, उनमें हमें पढ़ना है, जिसमें 2 केस स्टडी आपको पढ़नी है। एक तो नेपाल की, भर भर के सवाल पूछा जाता है DSSB में, और बोलीविया में, जो कि बोलीवियन वाटर वॉर के नाम से जाना जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस के अंदर आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री है ना, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर TGT सोशल साइंस इन DOE और NDMC। अब ये जो सिलेबस है ना, ये सेम सिलेबस KVS में भी है, ये सेम सिलेबस NVS में भी है, और यही सेम सिलेबस आपको EMRS में भी देखने को मिलेगा। तो जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी एक को ढंग से प्रिपेयर करेंगे, अगर आप किसी एक को ढंग से प्रिपेयर करेंगे, जैसे आपने क्या किया, आपने DSSB को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आप KVS की भी प्रिपरेशन कर लेंगे, NVS की भी प्रिपरेशन कर लेंगे, और EMRS की भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इन तीनों में अब आपको 2 टीयर में एग्जाम देखने को मिलेगा। EMRS के अंदर ऑलरेडी टीयर 1 और टीयर 2 कर दिया गया है, और मैं बहुत श्योर हूं कि NVS और KVS का जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके अंदर भी टीयर 1 और टीयर 2 कर दिया जाएगा। फ्यूचर में हम DSSB में भी टीयर 1 टीयर 2 देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो चारों एग्जाम आप देख रहे हैं, इनको हम सेंट्रल टीचिंग स्कूल एग्जाम बोल सकते हैं। हमने ये सेगमेंट दिया है नाम केंद्रीय शिक्षक भर्तियों के नाम से। तो यहां पर आप देखिएगा कि कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहला टॉपिक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसको मैं इकोनॉमिक क्राइसिस बोल रहा हूं, और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है वो भी आपको पढ़ना है। लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू पढ़ने हैं, जो हम जब राइज ऑफ सोशलिज्म पढ़ते हैं ना, जब समाजवाद का उदय पढ़ते हैं कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया, और रूस में फिर रशियन रेवोल्यूशन में समाजवाद इंटर करता है, भारत का समाजवाद पे, भारत पर समाजवाद का क्या प्रभाव पड़ा, और भारत के जो लेबर और पीजेंट क्लास इश्यूज थे, जो आपने 8th की NCERT में भी पढ़ा होगा, जहां पर अगर आपने मेरी NCERT फिल्टर सीरीज देखी होगी या 8th क्लास की मॉडर्न इंडिया का आपने मैराथन देखा होगा, तो मैंने ये इश्यूज उस पर डिस्कस किए हैं। भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा और भारत में किस तरह से ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई 20वीं सदी में, जिसमें आपको JRD टाटा के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है, जीजा भाई के बारे में पढ़ना है। इन सब लोगों को पढ़ते हुए यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अंडर कॉलोनियल एरा क्या इंपैक्ट था और बाद में इसका क्या इंपैक्ट है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। इसीलिए अगला आप देख रहे हो फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। ये सब आपको कहीं ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इन सब के लिए आपको क्या रेफर करना है, NCERT क्लास 10th और NCERT क्लास 8th, है ना। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, मिलाकर पढ़ना होगा, तब जाके आपका ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, डायरेक्ट आपका 9th क्लास का टॉपिक है। उसके कॉजेस क्या है, इवेंट क्या है, इंपैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 85 से लेकर 47 तक, यानी पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट। रशियन रेवोल्यूशन
और राइज ऑफ सोशलिज्म, इसमें हमें कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पढ़नी होती है, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ना होता है, यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, ये सारी बातों पे चर्चा इसमें होती है इस टॉपिक में। और सोशलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो जो पहला फर्स्ट जो है वो कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, फिर सेकंड कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें आपका सेकंड इंटरनेशनल नाम की संस्था बनती है, रशियन रेवोल्यूशन के दौरान कॉमिंटर्न नाम की एक संस्था का गठन होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इटली और जर्मनी में फांसीवादी शक्तियों का उदय, मुसोलिनी और हिटलर के बारे में, और 2 वर्ल्ड वॉर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में मैं आपको एकदम सीधी बात बता रहा हूं, अगर आपने क्लास 6 से लेकर ज्योग्राफी में अगर आपने क्या किया, ज्योग्राफी के अंदर अगर आपने क्या किया, क्लास 6 से लेकर 10th तक एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया हुआ है तो आपको ज्योग्राफी में कोई समस्या नहीं आएगी। इक्का दुक्का टॉपिक है जो 11th-12th की हिस्ट्री से 11th-12th की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी पे बाकी डिटेल में आपको एक वीडियो के अंदर गौरव सर चर्चा करेंगे ही। इकोनॉमिक्स पे ऑलरेडी बात विम्पी मैम ने कर ली है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। ज्योग्राफी के मेजर टॉपिक में क्लाइमेट है, ठीक है, ओशन है, और उसके बाद इंडिया है, फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स, पॉपुलेशन, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं, उन सारी बातों पे चर्चा है। पीपल एज रिसोर्सेज, यहां से आपका इकोनॉमी शुरू होती है। तो आपने विम्पी मैम की अगर क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो पावर्टी एज चैलेंज, पीपल एज रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका सिविक्स, हालांकि यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिखा होना चाहिए, अभी भी सिलेबस में सिविक्स क्यों लिखते हैं मेरी समझ से बाहर है, जबकि एनसीएफ 2005 ने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई हम सिविक्स नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको अगर मैं बुक की बात करूं, अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो आपको किसी भी गाइड बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी गाइड बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा। आपको जो चीज जरूरी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरी एक किताब है DSSB, KVS, NVS, इन सब को देखते हुए मैंने पहले ही किताब बना दी थी। अगर आपके पास वो किताब नहीं है तो आप वो किताब परचेस कर सकते हैं, आपका वंस एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जहां से आप क्या कर पाओगे, जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर भी है और NCERT बेस्ड नए सवाल भी हैं। उसके बाद आपको फोकस करना है पूरी तरह से NCERT पर। NCERT, जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो हिस्ट्री के अंदर आपको 3 NCERT पढ़नी है, क्लास 8th, 9th और 10th। 11th की NCERT से 1-2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, पर वो जब मैं बैच पढ़ाता हूं तो ऑलरेडी उसमें चर्चा करता ही हूं। पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटी के अंदर आपको जो NCERT फोकस करनी है वो है क्लास 6 to 10th। अगेन 11th और 12th की पॉलिटी से भी कुछ कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, पर वो बैचेस के अंदर ऑलरेडी सब पढ़ाए जाते हैं। जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफी में आपको क्लास 6th to 10th करना होता है, ये बहुत मस्ट है। और इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इको में आप क्लास 9th एंड 10th की पॉलिटी पर, प्लस आपको 11th एंड 12th से भी थोड़े थोड़े टॉपिक क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, जहां पे कर्व वर्व और ये सारी बातें होती हैं, वो 11th और 12th से भी कुछ कुछ टॉपिक, सारे नहीं, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो आप इनको पढ़िए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है मार्केट की कोई कुंजी खरीदने की, कोई गाइड बुक खरीदने की, फलाना पब्लिकेशन धमाका पब्लिकेशन, कुछ नहीं है। आपको अपना सारा फोकस इस पे करना है। जो हेल्प आपको यहां से मिलेगी वो हेल्प आपको यहां से कभी नहीं मिल सकती।
पहली चीज। दूसरी बात, DSSB को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको जो मेहनत करनी है, और मेहनत में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, किसका, वो है जनरल पेपर का। जनरल पेपर में आपका फोकस होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मैं फिर से बता रहा हूं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप चाह कर भी बच नहीं सकते हैं। मैथ्स SST के बच्चों की अच्छी नहीं होती है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब से क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल पेपर से रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद से जो पेपर हुए हैं ना DSSB के, PGTs के और बाकी पेपर, उनमें मैथ्स का लेवल बहुत हल्का रखा गया है। पहले जैसे DSSB में मैथ्स आता था वैसे नहीं आता, अनटिल अनलेस आपका मैथ्स पेपर ना हो। तो अगर आप SST से पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स नहीं आती है, आप थोड़ा सा भी मैथ्स पे ध्यान देंगे तो यहां से आप 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, आप 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स में 15 कर लेंगे और आप मैथ पहले नहीं पढ़े हैं, तो आप डुलुलु लैंड में हैं, आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं होगा। अगर आप मैथ्स की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, आप बेसिक चीजें पढ़ते हैं, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, बोट वोट वाले सवाल जो होते हैं वो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये सब जो टॉपिक हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स में कर लोगे। आपको एडवांटेज कहां मिलती है, आपको एडवांटेज मिलती है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि यहां पर आपको एक तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इससे आपके 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 7-8 सवाल तक भी पूछे गए हैं। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को अगर मिला दिया जाए तो इससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहीं पर आपको बाकियों से क्या है, एडवांटेज। तो जो नुकसान आपका यहां होता है वो फायदा आपका यहां हो जाता है। फिर उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आते हैं कुछ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ज्यादातर क्वेश्चन बायो के आते हैं। यहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी का जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में DSSB में जैसे मेले पे सवाल आ जाता है, त्योहारों पे सवाल आ जाता है, एब्रीविएशंस जो पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म जो पूछी जाती है, उन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टैटिक जीके से आपका रेस्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है। तो आपको जीए को स्मार्टली पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, SSC के प्रीवियस ईयर उठाइए, पिछले कम से कम 10 सालों के, उसमें GS के जितने सवाल आए हैं सब लगा जाइए। हमारे यहाँ तो सब लोग पढ़ाते ही हैं, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अगर आप अपने से कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, बैचेस के अंदर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, रीजनिंग के सारे सवाल लगाइए, DSSB के प्रीवियस ईयर उठा लाइए मार्केट से, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग लगा जाइए। PRT के पेपर हों, TGT के पेपर हों, PGT के पेपर हों, जनरल पेपर उठाइए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको हर सेक्शन से कम 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने 2000 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लिए, यानी 6 से 7000 क्वेश्चन यहाँ के लगा लिए, तो आप यहाँ 60 में से 55 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स लेकर आए हैं पहले, जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैथ्स पे स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। अगर मैथ्स पढ़ने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे। जीए में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जीए में तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो सेक्शन मैं बता रहा हूं इनमें कम से कम तुमको आराम से 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जानी है। SSC का इस्तेमाल करो, प्रीवियस ईयर का, DSSB के जनरल पेपर प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करो, 5000 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट वर्क करना है। सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि पहला टारगेट है कि हमें 40 क्वेश्चंस तो किसी भी हाल में पार करना है। अगर मैंने यहां पे जितनी बातें बताई हैं, अगर तुम इतनी बातें कर लिए तो मेरा यकीन मानो तुम आराम से 55 से लेके 70 तक का स्कोर यहां पर कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। रिवीजन 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 सक्सेस का यही एक मूल मंत्र है। एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम नहीं कवर कर पाओगे। वर्ड हिस्ट्री में अगर वो घुस के क्वेश्चन पूछने लगेगा तो उस 1-2 सवाल के चक्कर में जो 12-15 आसान सवाल आते हैं वो छूट जाएंगे तुम्हारे, है ना। यही सेम गोज फॉर ज्योग्राफी एज वेल, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, सेम गोज फॉर पॉलिटी एज वेल।
ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। DSSB के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। हालांकि मेरी अभी उसमें क्लासेस नहीं हुई हैं, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी एक रनिंग बैच में वर्ड हिस्ट्री खत्म कर रहा हूं, उसको खत्म करने के बाद ही शुरू करूंगा। तो मेरी क्लासेस आपको उसमें दिवाली के बाद शुरू होंगी। बाकी की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी, 8 अक्टूबर से शायद बैच शुरू होने वाला है। स्टोर पे बैच आ गए हैं, आप स्टोर पे जाके बैचेस को अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अभी टीचिंग का महापैक वैसे भी 12 महीने का आपको मुश्किल से 1900 रुपये में मिल जाएगा। सैटरडे तक है ये ऑफर, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप पहले से मेरे किसी बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे आप BPSC में पढ़ रहे हो, चाहे आप EMRS में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी DSSB पढ़ चुके हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो अपने रिवीजन पे फोकस करें और NCERT पे फोकस करें। NCERT का पन्ना पन्ना कायदे से पढ़ना है, ये आप समझ लीजिए। ये बात मैं कम से कम 1.5-2 लाख बार बता चुका हूं कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो आपको NCERT पढ़नी होगी। जानता हर कोई है, करता कोई नहीं है, यही दुर्भाग्य है, ठीक। तो आप हमारे जो महापैक है उससे आप जुड़ सकते हैं। 12 महीने का महापैक अभी आपको मात्र जो है वो कितने में मिल जाएगा, आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा एक। वैसे तो यहाँ पे 2100 रुपए के आसपास दिखा रहा है, लेकिन आप कूपन कोड अप्लाई करिए Y793, अप्लाई करिए, आपको ये 1888 रुपए में मिल जाएगा। मेरी DSSB की किताब है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो आप अवश्य कर लीजिए, इसलिए कि वो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक। DSSB TGT ये आपके बहुत काम आने वाली है। बुक्स पे आप जाएंगे तो बुक्स में आपको ये मेरी किताब आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। इसमें 2500 से ज़्यादा MCQ हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिस सेट है। टॉपिक मेरे से पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसमें DSSB का भी पेपर है, KVS भी है, NVS भी है, BPSC TRE सबके क्वेश्चन है इसके अंदर, सब आपको पढ़ना है, सब आपके काम का है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी सिलेबस के रिकॉर्डिंग। आई होप कि आपको मदद मिली होगी। अगर आप बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और काउंसलर्स आपकी मदद कर देंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।